हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन सामर्थ्य आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए 70th बीपीएससी को टारगेट करके जो वन लाइनर सुपर वाली हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स स्पेसिफिक, उसके सामर्थ्य सीरीज पार्ट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ काम की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके ऑप्शंस में अपीयर हो सकते हैं। इसके पहले 3 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे हम। वन लाइनर भी डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में कुछ, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट होता है वो उन क्वेश्चंस के ऊपर है जिसके बारे में आपको फैक्ट्स पता होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्यार मिलेगा तो मुझे एफर्ट्स करने में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप फील होता है कि नहीं, मुझे और लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आज का कि हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ नवंबर 2024। क्वेश्चन को समझिए। वैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। सबसे टिपिकल लेवल जो क्वेश्चन हो सकता है, मैंने उस फॉर्मेट में पूछने की कोशिश करी है ताकि आपको क्वेश्चन समझने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाए। बेसिकली क्या है, क्वेश्चन बड़ा साफ साफ कह रहा है कि अभी के लिए अगर आप देखो नवंबर 2024 की जो स्थिति है भारत में, तो अभी के हिसाब से हमको बताना है कि भारत के लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन रहे थे इनमें से। ठीक है ना, क्योंकि क्या है इसके फैक्ट्स को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को। आपके ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह जी, मुरारजी देसाई जी, देवीलाल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पॉलिटिक्स में बहुत बड़े नाम है। कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको भी समझिएगा। उसके पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अपने माइंडसेट से, अपनी थिंकिंग से, जितना भी आप समझते हो जानते हो अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। देखिए इसका आंसर अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे और क्या कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए इस साल 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है भारत में इतिहास में इतने सालों में कि एक साथ 5 भारत रत्न अवार्डीज बने हैं। 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। उसमें से एक कौन है, आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी। इसके अलावा कौन कौन है, आपको मैंने ट्विटर पे ढेर सारी चीजें बताई हैं इन सब के बारे में। MS स्वामीनाथन जी हैं, PV नरसिम्हा राव हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं, उसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं। इनके बारे में मैंने आपको तमाम चीजें बताई है, उसको यहाँ भी एक बार कवर कर लेंगे। आप लोग यूपीएससी स्क्रीनशॉट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, इस ट्विटर प्रोफाइल को एक बार जरूर विजिट करिए, फॉलो करिए। आपकी तैयारी जरूर अच्छी होगी, इतनी मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, आपको यहाँ भी काफी सारी बीपीएससी स्पेशल चीजें, क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहेंगी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के 50वें भारत रत्न अवार्डी बने हैं, ये बात याद रखिएगा। 49th कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं, इसके बारे में भी हमने बात करी है पहले भी। अब जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी हैं, इस 5 जो जिनको दिया गया ना अवार्ड, उसमें से एकमात्र ऐसे थे जिनको पोस्टहेमसली नहीं दिया गया था। बाकी जो 4 लोग थे हमारे, उनको पोस्टहेमसली दिया गया बेसिकली, है ना। उसके अलावा आपको होम मिनिस्टर साहब को याद रखना है, मतलब सॉरी, होम मिनिस्टर रहे। कौन कौन से पोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इनके द्वारा जो एक्वायर करी गई है, होम मिनिस्टर रहे भारत के, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और कुछ अलग मिनिस्ट्रीज भी इन्होंने एक्वायर करी, मतलब इन्होंने हेल्ड करी बेसिकली। उसके अलावा ये बात याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि लाल कृष्ण आडवाणी लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे थे 15वीं लोकसभा में। अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, 2004-9 का जो पीरियड था 15वीं लोकसभा, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, ये बीजेपी से हैं बेसिकली। और भारत के 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी इसके पहले 6 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और रहे हैं। कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आपको याद रखना है, भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई पोस्ट नहीं है, और 2004 के बाद से लगभग वैकेंट ही है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट लास्ट किन्होंने हेल्ड करी थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे वो। ठीक है, 28 जून 2002 से 22 मई 2024 तक भारत के 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, पहले मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको याद रखना है कि मोरारजी देसाई भी रहे, चौधरी चरण सिंह जी भी रहे, देवीलाल जी रहे, फिर एक काफी सारे हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेंगे। जैसे उसके अलावा बात कर लेंगे जो अभी डिटेल में देख लेते हैं। उसके अलावा आपको इनके बारे में क्या याद रखना है कि इन्होंने 1990 में एक रथ यात्रा शुरू करी थी सोमनाथ से अयोध्या तक। इस रथ यात्रा को समस्तीपुर में लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे बिहार में, तब उन्होंने रोक लिया था, मतलब इनको अरेस्ट कर लिया था। इस बात को भी याद रखिएगा, काफी फेमस न्यूज है ये, जानते होंगे। हाँ, इनकी बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है लाल कृष्ण आडवाणी की। जितनी भी अवार्डी इन बार भारत रत्न मिले, उनके बायोग्राफीज को याद रखिएगा आप। ठीक है, वो मैं आपको धीरे धीरे कवर करा दूंगा, ट्विटर पे ऑलरेडी कवर्ड है। माई कंट्री माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी। इनके द्वारा कुछ और किताबें लिखी गई, जैसे द प्रिजनर्स स्क्रैप, द पीपल्स बिट्रेयल। ये दोनों किताबों बेसिकली इन्होंने 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसको टारगेट करके लिखा था।
उसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे पढ़ते वक्त डिटेल में कहीं पता चला था जब मैं ढूंढ रहा था इनके बारे में चीजें। जब ये इमरजेंसी के समय इनको इंदिरा गांधी जी के द्वारा अरेस्ट करवाया गया था तो ये बेंगलुरु के जेल में रखे गए थे। बड़ा फैक्ट है कि मतलब अरेस्ट कहीं हुआ, बेंगलुरु जेल में इनको रखा गया, ये बहुत बड़ी चीज थी, है ना, दूर रखा गया था थोड़ा। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे जो वन लाइनर सुपर पॉइंट्स हैं, जिसमें स्पेसिफिकली डिप्टी पीएम की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल साहब 15 अगस्त 1947 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे तो डिप्टी पीएम के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को बनाया गया था, ठीक है। और जब तक ये जिंदा थे तब तक ये रहे 1950 तक, दिसंबर तक, ये भी याद रखना, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग है। उसके अलावा मोरारजी देसाई दूसरे बने थे 1967 में। उसके अलावा मोरारजी देसाई और चरण सिंह जी के बारे में क्या याद रखना है कि ये दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को इस साल भारत रत्न भी दिया गया है, हमने उसके बारे में बात करी पहले भी, फिर भी कर लेंगे आगे। जगजीवन राम बिहार के हैं, ये भी रहे, सासाराम से एमपी थे काफी समय तक। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र से हैं और ये भी 2 बार लगातार बिना ब्रेक के जो डिप्टी पीएम का पोस्ट था उसको होल्ड किया गया था। देवीलाल जी एकमात्र ऐसे हैं जो दोनों पार्टियों से थे। एक बार जब ये अपने ऑब्वियसली शासन में थे तब तो थे ही, फिर बाद में अपोजिशन पार्टी के साथ जाकर के वहां भी डिप्टी पीएम का पोस्ट ये हेल्ड किए थे। तो टोटल 7 डिप्टी पीएम भारत में अभी तक बने हैं। सबसे पहले कौन थे, सबसे लंबे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, याद रखना है आपको। और साथ में कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि स्मार्ट ग्राम पंचायत रिवोल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब कि ग्राम पंचायत स्मार्ट बनाने की बात हो रही, हिंदी वालों के लिए मैं समझाऊं, और ग्राम पंचायत को डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एक तो पहली चीज याद रखना है कि बिहार में लॉन्च हुई, किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुई उसके बारे में बात कर लेंगे। आपके ऑप्शन है अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया या बांका। आपको अटेम्प्ट करना है, जितना आपका आइडिया है, माइंडसेट है, जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करिए। थोड़ा आप इसमें से एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे इन क्वेश्चंस पे एलिमिनेशन में तरह लगता नहीं है, आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ से हुआ है। आपको याद क्या रखना है इसके बारे में, बेगूसराय से स्टार्ट हुआ, ये बात याद रखिएगा। पपरौर ग्राम पंचायत बरौनी ब्लॉक है बेगूसराय में, वहां स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट किनके द्वारा किया गया पूछा जा सकता है। श्री गिरिराज सिंह चौहान जो भारत के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट ग्राम पंचायत रिवोल्यूशन टुवर्ड डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत टू एक्सटेंड पीएम वानी सर्विस, जो प्रधानमंत्री वायरलेस, ये जो वाईफाई वाला हमारा जो सर्विस है ग्राम पंचायत को लेकर के, बेगूसराय में लॉन्च किया गया, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, फरवरी की बात है जब हमारी सरकार उस टाइम नहीं बनी थी, मतलब नई वाली सरकार, उसके पहले की हम बात कर रहे हैं। श्री गिरिराज सिंह चौहान ने एक लैंडमार्क इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। आपको इसके अलावा यह याद रखना कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने अपने सारे ग्राम पंचायत में वाईफाई सर्विसेज अंडर पीएम वानी स्कीम लगवा दिया है। तो ये 2 फैक्ट्स आपको याद रखने। इस क्वेश्चन में हमने क्या बात करी, तो कहां से स्टार्ट किया गया, बेगूसराय से, कि इनके द्वारा किया गया वो याद रखना है। और बेगूसराय बिहार का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पीएम वानी के अंतर्गत आने वाले सारे ग्राम पंचायत को उसने क्या कर दिया, इक्विप कर दिया है वाईफाई के साथ, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा पॉज करके पढ़ सकते हैं, अगर कोई चीज में आपको काम की लिखे तो आप लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इंडियाज फर्स्ट कार्बन फैसिलिटी टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत का पहला कार्बन फैसिलिटी, ठीक है, कार्बन फाइबर फैसिलिटी इसको बोलते तो ज्यादा बेहतर होता। टू बी सेटअप इन, कार्बन फाइबर फैसिलिटी कर लीजिएगा इसको, है ना। टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपके ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, काठुआ जम्मू एंड कश्मीर, हजीरा गुजरात, बिहटा बिहार। आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी जब ये न्यूज में आया था कि रिलायंस इंडस्ट्री जो मुकेश अंबानी जी है वो कार्बन फाइबर फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास के और भारत का पहला सेटअप करने वाले हजीरा गुजरात में। इन्होंने उस टाइम पे जब ये बोला था ना, इन्होंने स्टेटमेंट, तो एक ऐसा रिमार्क्स दे दिया था जो क्रिटिसाइज भी काफी हुआ था। वो उस रिमार्क्स की वजह से क्वेश्चन काफी न्यूज में आ गया था। वो क्या था, इन्होंने कह दिया था मुकेश अंबानी जी ने कि रिलायंस पहले तो एक गुजराती कंपनी है, बाद में इंडियन कंपनी है, ऐसा करके इन्होंने कुछ बोल दिया था। तो लोगों ने उस पर रिमार्क्स किया था कि मतलब बेनिफिट तो और यूज तो पूरा भारत कर रहा है, फिर इस तरीके से किसी का स्टेट स्पेसिफिक बोलना, तो इसके वजह से काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चन न्यूज में आ गया। तो आंसर क्या होगा, हजीरा गुजरात में। उसके अलावा ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़िए। रिलायंस तो पहले मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ इंडिया का स्टार्टअप एक्सपो हुआ अभी कठुआ में, ये भी याद रखना है आपको। 9th इंडिया फूड एक्सपो कहां हुआ है, लखनऊ में, जिसपे पार्टनर कंट्री वियतनाम थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। यूपी पीसीएस में खास करके पूछा जा सकता है। यूपी पीसीएस वाले अगर आप देख रहे हो तो पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट थीमेटिक सेंटर जो फोकस कर रहा है हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज, हैदराबाद में खुलने वाला है, जहां पे 2025 का बायो एशिया समिट भी होने वाली है, भी याद रखिएगा। उसके अलावा ये पॉइंट तो कतई नहीं भूलना भाई, ये तो जहर पॉइंट है सच बताऊं तो बीपीएससी के लिए, क्योंकि
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने अभी इनॉग्रेट किया है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट एंड इनलैंड कंटेनर डेपो बिहटा में, जो पटना के पास है। कब लॉन्च किया, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 2024। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में एक फैक्ट आप मुझे बताओगे कि किन के द्वारा लॉन्च किया गया, हु वाज द चीफ गेस्ट देयर। ये इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को बताना इसके बारे में पढ़ के, अगर आपने जरूर इस नॉलेज को फॉलो करा होगा। इसके बारे में मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था, एक बात पोस्ट किया था, अगले पॉइंट में मैं समझा दूंगा इसको अगले क्वेश्चन में, ठीक है, अगले मतलब वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा पॉइंट है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन अफ्रीका बिकेम थर्ड नेशन टू गेट मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन बाई WHO। WHO के द्वारा मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया गया अफ्रीका को के देश को। वो अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है, तो मतलब बेसिकली तीसरा ऐसा देश है। इसके पहले दो देश ऑलरेडी हैं जो मलेरिया फ्री हैं। आपके ऑप्शन है कैबो बारदे, केप बारदे भी इसको बोलते हैं, मॉरिशस, अल्जीरिया, इजिप्ट। अब आप बताइए इसमें से आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन देख के आप कहीं ना कहीं लगा लोगे कि भाई इतना डिफिकल्ट ऑप्शन देने की तो जरूरत ही नहीं थी। इसके बारे में तो जानते भी नहीं होंगे बहुत सारे बच्चे कि कैबो बारदे नाम का कोई देश भी है, ठीक है। उसका कारण है, आपको ही नहीं पता इक्वेटर कहाँ से गुजरती है। तो इक्वेटर जहाँ से गुजरती है ना, जब आप उस एरिया को जूम करके देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा केप बारदे के बारे में, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे। WHO ने अभी कैबो बारदे को तीसरा ऐसा कंट्री बोला अफ्रीका का जिसको सर्टिफिकेशन दिया इन्होंने मलेरिया फ्री का। आपको याद रखना, इसके पहले दो कौन कौन है। मॉरिशस पहला स्टेट था अफ्रीका का 1973 में ही, छोटा सा देश है, आइलैंड है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो मैं बता दूं आपको। मालदीव्स एशिया में आता है, मॉरिशस अफ्रीका में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप मेडागास्कर जानते होंगे आइलैंड, वो अफ्रीका में आता है। मॉरिशस के बारे में बच्चों को नहीं पता होता है। 3-4 आइलैंड्स है, देखो इंडिया अगर ये है तो यहाँ पे मालदीव्स है, फिर यहाँ पे सेशल्स है, ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, फिर यहाँ पे MSMR है ना, यहाँ पे मॉरिशस है, ये मालदीव्स हो गया, ये सेशल्स हो गया, और यहाँ पे एक रीयूनियन आइलैंड होता है। तो यूपीएससी में एक और सवाल पूछा गया था इन चारों आइलैंड्स का क्रम, तो मैंने इसको याद रखा है मिसेज मिस्टर से, ठीक है। MS है मालदीव्स, ऑब्वियसली मुझे को पता है मालदीव तो सबसे क्लोजेस्ट है, सेशल्स, मॉरिशस एंड रीयूनियन आइलैंड है, फ्रांस का है बेसिकली, है ना। अभी आपको ये याद भी रखना, अभी मैं बताऊंगा आपको 1-2 वीडियोस के बाद जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि सागोस आइलैंड डिस्प्यूट अभी यूके और मॉरिशस के बीच में चल रहा था, इस वजह से न्यूज में भी आ गया ये वाला पोर्शन इंडियन ओशन का, तो इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आपको क्या याद रखना, जो मैंने आपको बताए हैं सारी बातें, ठीक है। आगे अभी देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी कह रहा है कि मॉरिशस और अल्जीरिया, इसके पहले कौन कौन है, मॉरिशस और अल्जीरिया, जिनको इसके पहले सर्टिफिकेशन दिया गया था। आपको याद रखना, अल्जीरिया को कब दिया गया था 2019 में। 2023 में 2 स्टेट्स को दिया गया था, बेसिकली 3 थे, उसमें 2 काफी इंपॉर्टेंट है, तजिकिस्तान और अजरबैजान। अजरबैजान इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि COP29 नहीं होने वाला है नेक्स्ट वाला, ठीक है, ये याद रखिएगा नेक्स्ट ईयर। मलेरिया ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, फीमेल एनोफिलस मच्छर के द्वारा होता है, ये सब बातें याद रखिएगा कि डेंगू किसके द्वारा होता है। एक बार मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको ऑप्शन देकर के, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वेस्ट नाइल वायरस, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मलेरिया वो फीमेल जो मतलब मादा मच्छर होते हैं एनोफिलस नाम की, वो काटती तो होता है, मतलब काटती क्या है, वो वेक्टर होता है, ठीक है ना। इजिप्ट दूसरा, मतलब 2024 में इजिप्ट चौथा कंट्री बना अफ्रीका का जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया गया। तो आपको क्या याद रखना है, अफ्रीका में अभी 4 हैं, 2024 में 2 को दिया गया, कैपो बारदो और इजिप्ट। इसके पहले मॉरिशस और अल्जीरिया को ऑलरेडी दिया जा चुका है। विलीज एक और स्टेट था लास्ट ईयर, ठीक है ना, उसको भी दिया गया था मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन। तो 3 2023 के बारे में पढ़ा दिया आपको और 2 2024 के बारे में पढ़ा दिया, दोनों के बारे में पता रखिएगा। कुछ भी पूछ सकता है भाई, पुराना वाला ही पूछ दे, कोई नहीं जानता। इंडिया का विजन है कि मलेरिया फ्री 2027 तक कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे 2030 तक, इसको 30 कर लीजिएगा, है ना, 2030 तक एलिमिनेशन करना है, 2027 तक मलेरिया फ्री करना है। अब आगे देख लेते हैं, देखो ये दोनों देश कहाँ पे, मैं समझाता हूँ। ये देखो साउथ, मतलब ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पोर्शन, ठीक है। इस वेस्टर्न पोर्शन में अटलांटिक ओशन दिख रहा है आपको, मॉरिटेनिया दिख रहा है यहाँ पे, फिर आपको अल्जीरिया दिखेगा, वेस्टर्न सहारा मोरक्को का रीजन हो गया यहाँ पे। ये है कैपो बारदो, इस एरिया में देख लो, बिल्कुल सेनेगल और इधर सेंट्रल, इसको बोला जाता है सेंट्रल अटलांटिक ओशन, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना, कैपो बारदो इधर है, ठीक है। आगे बेलीज, जैसे मैंने आपको पढ़ाया लास्ट ईयर, उसको भी मलेरिया का वो मिला था 2023 में, वो मैक्सिको के पास है ना, लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, मतलब लैटिन अमेरिका देश है वो, बेसिकली ये कैरिबियन सी के पास है ना, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, मैक्सिको के पास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल रजिस्टर ऑफ यूनेस्को। आपसे 2 चीज पूछ सकता है, ये तो जो क्वेश्चन मैंने दिया वो, या तो पूछ देगा कि इन तीनों को या चारों को जो भी ऐड किया गया है इस मेमोरी ऑफ द
वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, एक किसके द्वारा रजिस्टर सेटअप किया जाता है? WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, कुछ भी दे देगा ऑप्शन। तो आंसर क्या याद रखना? यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शंस किस क्या क्या हैं? रामचरितमानस, सदरलोक लोकन, पंचतंत्र, गीत गोविंद। इनमें से किस टेक्स्ट को या किस लिटरेचर को इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर ऐड नहीं किया गया है? ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में आया हुआ पॉइंट है, आपको याद रखना है गीत गोविंद। बाकी इन तीनों को इसी साल ऐड किया गया और पहली बार है जब एक साथ भारत की तरफ से 3 किताबों का ऐड किया गया लिटरेचर्स को। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सईद लोकन, इनको 2024 में ऐड किया गया। इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी वो इंपॉर्टेंट है। उलान बटोर मंगोलिया का कैपिटल है, वहां हुआ था, वहां पे इस मीटिंग में ऐड किया गया। ठीक है, ये रजिस्टर 1998 में सेटअप करी गई थी ये आइडिया, और भारत की तरफ से पहली बार 3 नॉमिनेशन हुए एक सर्कल में। रामचरितमानस अवधि लैंग्वेज में लिखी हुई राम जी के बारे में किताब है बेसिकली, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा मतलब कंपोज करी गई 16th सेंचुरी के, ये भी याद रखिएगा। पंचतंत्र एक कहानी हमने बचपन में काफी सुनी होगी, पंडित विष्णु शर्मा, सब लोग जानते होंगे इनके बारे में। ये कुछ एनिमल फेबल्स हैं पोएट्री और प्रोज के। मैन्यूस्क्रिप्ट और सईद लोकन जो एक सेमाइनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन पोएटिक्स है 9th और 10th सेंचुरी एडी की, कुछ टेक्स्ट एंड डिस्कशंस वो कैरी करता है, पोएटिक्स, ड्रामेटोलॉजी, है ना। उसके अलावा थिएट्रिकल इनसाइट्स के बारे में सारी बातें आपको याद रखनी है। पर इसमें से 2, एक तो ये याद रखिएगा मीटिंग कहाँ हुआ वो याद रखिएगा, तीनों किताबों के बारे में याद रखिएगा। रामचरितमानस अवधि लैंग्वेज में लिखी गई है और तीनों इसके नाम गोस्वामी तुलसीदास, पंडित विष्णुदास, इनके बारे में, पंडित विष्णु शर्मा जी के बारे में, पंचतंत्र वगैरह के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखिए यूपीएससी स्क्रीनशॉट को क्यों कह रहा हूं मैं फॉलो करने आपको। मैं भारत रत्न सीरीज में MS स्वामीनाथन जी के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे तो क्या क्या बताया था वो आप देख लीजिए। 53rd भारत रत्न है ये, इनको 53वां नंबर का था बेसिकली, है ना, अगर इनको बोला जाए तो। अभी हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में, और 50th नंबर के थे। इनकी डेथ, इनके जन्म कब हुई? 1925 में। भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। इन्होंने हाई वेराइटी मैक्सिकन सीड्स मंगवाए थे, जिसके वजह से ये हरित क्रांति ला पाए थे। प्लानिंग कमीशन के सदस्य रहे। इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है, उसके पहले एशियन डायरेक्टर बने थे। IUCN और WWF दोनों संस्थानों के प्रेसिडेंट रहे, ये भी याद रखिएगा। पहली बार जब वर्ल्ड फ्रूट प्राइज दिया गया था, जब इनॉग्रल वर्ल्ड फ्रूट प्राइज का कॉन्सेप्ट आया था 1987 में, तो उनको सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था, पहले रिसिपिएंट है ये वर्ल्ड फ्रूट प्राइज के। इन्होंने इस पैसे से जो वर्ल्ड फ्रूट प्राइज में जिनको पैसा मिला था, उससे इन्होंने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया था, ये भी पता आपको होना चाहिए। ठीक है, अब्दुल कलाम जी के द्वारा इनको राज्यसभा में भेजा गया था। इनके कुछ फैक्ट्स याद रखने जो कोर्ट के रूप में पूछ देते हैं कई बार। 2000 में यूनेस्को का महात्मा गांधी अवार्ड भी दिया गया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है MS स्वामीनाथन जी के बारे में। और ये सोचो आप, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे ही आपको मैंने पिछले वीडियो में क्या नाम है, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में भी बताया था, तो आप फॉलो करो, आपको काफी सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चूज द रॉन्ग वन कह रहा है भाई। US ओपन जैनिक सिनर ने जीता है 2024 को, ग्रैंड स्लैम को मैं टारगेट रखते हुए बता रहा हूँ, इन चीजों को भी माइंड मत करिएगा। ठीक है, क्या है अभी डिस्कस कर लेंगे। US ओपन 2024 का जैनिक सिनर ने जीता। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज ने जीता। विंबलडन ओपन कार्लोस अल्काराज ने जीते, या ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने जीता। इन चारों में से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, आप जानते होंगे, पता होना चाहिए। US ओपन सबसे पहले, फ्रेंच ओपन मई में खेला जाता है, विंबलडन उसके बाद जुलाई सितंबर के समय में, ऑस्ट्रेलियन लास्ट में, है ना। तो ये चारों लिस्ट में दे रखा है कौन कौन जीता है। देखिए ये चारों में से कोई गलत नहीं, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए दिया गया था। अब ये 1968 में क्या हुआ है, क्या बताना चाह रहा है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि US ओपन 1968 में शुरू हुआ, फ्रेंच ओपन 1925 में शुरू हुआ, विंबलडन 1877 में शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ। ये वन लाइनर सुपर वाली पॉइंट हो गए। तो आपको याद रखना कि विंबलडन ओपन सबसे पुरानी वाली ग्रैंड स्लैम है जो 1877 से चल रही है। ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो ये नाम याद रखने इस साल वाले जो जीते हैं। कई बार पूछ देते हैं भाई इनको बताओ शुरू से लेकर के लास्ट ईयर में जैसे खेले जाते हैं, तो ऐसे ही खेले जाते हैं। US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, देन आफ्टर ऑस्ट्रेलियन। ये याद रखिएगा, UFWA। ठीक है, UFWA करके याद रखना है। सबसे ओल्डेस्ट कौन है? विंबलडन। उसके बाद हमारा कौन सा था? ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन आफ्टर फ्रेंच ओपन, देन आफ्टर US ओपन। विनर सारे लिस्ट में लगा रखे हैं मैंने, एक बार लिस्ट देख लीजिए। US ओपन जैनिक सिनर ने जीता टेलर फ्रिज को हरा करके। विंबलडन कार्लोस अल्काराज ने जीता नोवाक जोकोविच को हरा करके। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज ने जीता अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके। ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने जीता डैनियल मेदवेदेव को हरा करके। कार्लोस अल्काराज का नाम याद रखिएगा, स्पेन से आते हैं, इसलिए न्यूज में भी काफी आ गया क्योंकि राफेल नडाल ने
सॉरी अभी अभी संन्यास लिया है, ठीक है। तो इसलिए स्पेन का एक और खिलाड़ी उभरता हुआ सितारा बन रहा है, इसलिए याद रखिएगा। अल्कराज, कार्लोस अल्कराज यंगेस्ट प्लेयर हैं जो 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स 22 साल से पहले जीत गए। इनकी एज बहुत कम, 21-22 साल के करीब है, उन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिए। नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा, अगली वीडियो में वीमेन के बारे में बात करेंगे, इस बार मेन के बारे में बात कर लेते हैं। नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। राफेल नडाल 22, रोजर फेडरर 20। ये बातें भी याद रखनी है, वन लाइनर सुपर वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जनवरी में होता है। सो मेनी फ्लाइट्स आर रिवॉल्विंग, बहुत सारे फ्लाइट्स जो हैं ऊपर से निकल रहे हैं लगातार रात में दिल्ली में, बिल्कुल, इसलिए थोड़ा वीडियो बार बार कट करना पड़ रहा है मेरे को। चल, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट्स पे खेला जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसको रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, कई लोग मिस कर देते हैं। विंबलडन ग्रास कोर्ट्स पे खेला जाता है, ठीक है, और ये सबसे ओल्डेस्ट है। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और ये 1978 से 1978 में क्या हो गया था, हार्ड कोर्ट पे चला गया था, पहले ग्रास पे खेला जाता था। ये बातें आपको याद रखने हैं। नोवाक जोकोविच द ओनली प्लेयर टू होल्ड ऑल 4 मेजर साइमल्टेनियसली अक्रॉस 3 डिफरेंट सरफेसेज। ये सब बातें आपको याद रखनी, जो भी मैंने आपको बताया। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच खेला जाता है आपके क्ले पे, विंबलडन ग्रास पे, और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे। ये बातें आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछ देते हैं, बच्चे गलत करके आ जाते हैं, वो जब क्या होता है मिलान करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। ये सब बातें याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए लास्ट वीडियो का पॉइंट था जो मैं इसमें बता रहा हूं। रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जून 2024 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इनटू इट्स ग्रे लिस्ट। किसको ऐड किया है ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ ने, आपको ये बातें बतानी है जून 2024 के एंगल से। मोनाको, वेनेजुएला, यूएई, या दोनों, बोथ ए एंड बी। एफएटीएफ के बारे में पढ़ लेंगे अभी, लेकिन मोनाको और वेनेजुएला दोनों पॉइंट हो जाएगा। यूएई को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यूएई, युगांडा, बोट्सवाना, इन सबको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया। जिब्राल्टर, इन सबको एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट से इस बार बाहर कर दिया, और मोनाको और वेनेजुएला को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया। अब अभी देख लेते हैं, चलिए डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। एफएटीएफ ने जमैका और तुर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा युगांडा, क्या नाम है, जिब्राल्टर, देन आफ्टर आपको और क्या याद रखना है, यूएई, इन सबको क्या कर दिया है, ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस में, ये भी याद रखिएगा। अब पूछा क्या जाएगा आपसे, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान, ये ब्लैक लिस्टेड कंट्री हैं। एफएटीएफ का काम क्या है भाई, टेररिज्म को फंड कर रही है। अगर कोई कंपनी मतलब देश, तो उसको वो ना उसके यहाँ सैंक्शंस वगैरह लगा देते हैं। बेसिकली वो नहीं लगाते, उसको लिस्ट में डाल देते हैं, तो लोग वहाँ इन्वेस्ट वगैरह कम करते हैं, ठीक है। एक तरीके की टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, पेरिस बेस्ड है। आपसे पूछेंगे ये, आपको नॉर्थ कोरिया और ईरान तो आंसर देख के आप लगा दोगे, इतना न्यूज में रहता है। म्यांमार बोल जाओगे, तो म्यांमार के बारे में आपको पता रखना है कि म्यांमार भी ब्लैक लिस्टेड है। ये सारी कंट्रीज आपको याद रखने हैं, ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, काम की चीजें हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओवरऑल, हाँ, आप कुछ पॉइंट्स लो लास्ट पेपर में मैंने आपको नहीं बताए थे, उसको यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। एसडीजी स्कोर मैंने आपको बताया था 71 था, उत्तराखंड 79। आपको अगर वो पॉइंट याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि उत्तराखंड सबसे अच्छा कर रहा है। वैसे तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने पिछले 4 सालों में जो बेसिकली 4 हमारे एसडीजी हैं उसमें सबसे अच्छा करा है, पर इस साल 2023-24 की रिपोर्ट में जो नीति आयोग उधर एसडीजी जो मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में आपको, उसमें सबसे अच्छा उत्तराखंड ने करा है, देन केरला ने, मतलब दोनों ने एक साथ ही करा है। 79 स्कोर है दोनों का। बिहार का 57 स्कोर रहा है, उत्तर प्रदेश का 67 स्कोर रहा है, यूटीज में चंडीगढ़ का 77, लद्दाख का 65। ये बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें, प्रिज्कर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, रिकेन यामामोटो, जापान के हैं। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर से इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है। 2023 का किसको दिया गया था प्रिज्कर अवार्ड, आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया था, आर्किटेक्चर का नोबेल बोलते हैं इसको। डेविड चिपरफील्ड अर्जेंटीना के थे, उनको दिया गया था। और फर्स्ट मिस एआई कौन है, केंजा लेली। ये सारी बातें याद रखिएगा, वन लाइनर सी है, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते। इन सब बातों को आपको याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले वीडियोस में और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ट्विटर से जुड़िए, काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ, और इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से, फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी। शेयर करिएगा वीडियो को, थैंक यू।